तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरा छोटा सा प्यारा सा चैनल में। ठीक है, आज हम बात करते हैं गुप्त ऊष्मा की, जो कि 4 वीडियो अपलोड हो चुका है केमिस्ट्री का, जो कि 9 क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो चौथा लेक्चर हो चुका है। लास्ट यानी कि आज अंतिम वीडियो है, जो कि इस चैप्टर का खत्म, अंतिम वीडियो नहीं बल्कि चैप्टर का अंतिम वीडियो है, यानी कि पार्ट 5 है। ठीक है, अब बात करेंगे गुप्त ऊष्मा के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी डिफिकल्ट है, ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा गुप्त ऊष्मा के बारे में कि गुप्त ऊष्मा क्या है, किसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, कैसे गुप्त ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, हम सभी की यानी कि पूरा डिटेल से अभी हम जानेंगे। ठीक है, कि ऊष्मा आखिर गुप्त क्या होता है। अगर इसका डिफिनेशन की बात करें, यानी कि क्या, यानी कि ऊष्मा को अवशोषित करता है, यानी कि कोई अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ अवस्था बदलने के दौरान परिवर्तन क्रिया को, यानी कि जो पदार्थ से जो ऊष्मा शोषित करता है उसी क्रिया को क्या कहेंगे, तो गुप्त ऊष्मा कहेंगे, यानी कि ऊष्मा को छिपाता है। इसमें एक जादू होता है। ठीक है, हम बात करेंगे इसी के बारे में। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या है कि द्रव की गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गुप्त ऊष्मा, यानी कि हम पहले द्रव की गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसका समझने के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं। ठीक है, इसका हम बात कर रहे हैं द्रव की गुप्त ऊष्मा। इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या लिए, एक ठो बीकर लिया है, चौड़ा वाला लेते हैं, थोड़ा काफ़ी अच्छा से तो क्या जो कि आपको अच्छा से समझ आए। ठीक है, इसमें क्या लिए, हम बर्फ़ ले लिए, बर्फ़ का टुकड़ा जानते हैं ना, हाँ देखे होंगे आप बर्फ़। ठीक है, बर्फ़ लेते हैं, ठंडा ठंडा कूल करते हैं। बर्फ़ ले लिए, बर्फ़ लेने के बाद इसमें क्या करते हैं, एक ठो है ना थर्मामीटर डाल देते हैं, थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर यानी कि इसमें भरा लगा दें। ठीक है, ये क्या है, थर्मामीटर, जो कि इसमें क्या है, यानी कि बर्फ़ में यानी कि डूबा हुआ है, जो थर्मामीटर है। इसको क्या कीजिए, यानी कि एक स्टोव या किसी सहायता से इसे क्या करते हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसको यानी कि किसी चीज़ पर रखते हैं, किसी की सहायता से, ताकि इसे किसी पर रख देते हैं। ठीक है, चलिए, ये क्या हो रहा है, जल रहा है, यानी कि इसमें गर्मी जा रहा है। ठीक है, इसमें ऑन ऑफ के लिए हम दे देते हैं ऑन ऑफ, जो कि ऑन ऑफ हो इस। ठीक है, तो क्या लिए हम पहले, तो जैसे कि इसमें क्या ले लिए कि पहले बर्फ़ ले लिए। बर्फ़ कैसा है, जैसे कि मान लीजिए बर्फ़ का है ना 20 डिग्री सेल्सियस है इसका बर्फ़ जो है। क्या है कि बर्फ़ अलग अलग, सबका अलग अलग मान होता है, बर्फ़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लीजिए जो बर्फ़ है इसका मान कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस इसका बर्फ़ का मान है। तो इसमें जादू क्या होता है, जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस हम इसको गर्म करेंगे, यानी कि ऊष्मा देंगे, यानी इसमें गर्मी देंगे। तो गर्मी देने के दौरान इसमें क्या परिवर्तित होता है, पता है आपको? नहीं देखिए, सुनिए ध्यानपूर्वक। जानते हैं तो अच्छी बात है। तो इसमें क्या होता है, हम ऊष्मा यानी कि गर्मी इसमें देते हैं। क्या देते हैं, गर्मी। जैसे ही इसमें हम बर्फ यानी कि ऊष्मा देना है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये गलेगा, यानी कि जो ठोस में है, ये क्या है, ठोस में है कि नहीं, ये ठोस में है। ठोस से हमको किस चीज़ में बदलना है, द्रव से बदलना है, द्रव। ठोस से द्रव में बदलने के लिए तभी तो हम इसमें ऊष्मा दे रहे हैं ना, इसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बल्कि ऐसे नहीं, देखिए हम पहले समझिए ध्यानपूर्वक आप कि इसमें क्या ले लिया, हम कोई बर्फ़ ले लिया, बर्फ़ का मान कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, या 20 डिग्री सेल्सियस। इसका 20 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ का मान है। ठीक है, लेकिन इसका तापमान मान लीजिए इसका कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस जैसे जैसे हम इसमें ऊष्मा देंगे, गर्मी देंगे, जैसे जैसे इसमें ऊष्मा देंगे यानी गर्मी देंगे, गर्मी देने के दौरान क्या हुआ, -20 डिग्री लेना चाहिए, सॉरी इसके लिए -20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बर्फ़ है यार, बहुत बर्फ़ का तो बहुत कम माइनस में होना चाहिए, माइनस में यानी कि बहुत कम है। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम गर्म करेंगे तो -19 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि धीरे धीरे ऐसा एक समय आएगा यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब बोलेंगे जैसे जैसे गर्मी दे रहे हो आप, बढ़ाने की चाहिए, आप घटा रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे यानी कि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये नहीं समझिए क्या ये घट रहा है। अगर आपको मैथ में बनाए होंगे कि -19 बड़ा होता है या -20 बड़ा होता है, अगर पूछ दे आपसे कि -20 बड़ा है या -19 बड़ा है, तो ऑफकोर्स -2 ही बड़ा होगा, 2 ही बड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस का मान है, जितना कम होगा उसका ज़्यादा उतना मान होगा, जितना माइनस में जितना ज़्यादा मान है उसका उतना कम होता है। ठीक है, आप मैथ पढ़ेंगे ऐसे जानते होंगे। तो इसमें जैसे जैसे हम टेम्परेचर यानी कि गर्मी दे रहे हैं, तो क्या होगा, -20 डिग्री था, उससे -19 यानी कि -18 17 16 15 14 13 इस तरह क्या होगा, धीरे धीरे यानी कि घटते जाएगा, घटते नहीं बल्कि बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मान में चेंजिंग हो जाए, 19
18, 15, 10 और एक ऐसा निश्चित समय आएगा जिसका जब हो जाएगा इस बर्फ का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे इसमें धीरे धीरे करने के बाद एक ऐसा समय आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें जैसे ही पानी में लिक्विड में बदल जाएगा, कुछ तो ऐसा रहेगा जो कि बर्फ जो है, कुछ तो ऐसा बर्फ इसमें बच जाएगा जो कि लिक्विड नहीं होके बल्कि कुछ ठोस में होगा, कुछ तो होगा ठोस रूप में। ऐसा थोड़ी है कि सभी यानी कि जितना भी है सब लिक्विड में ही चेंज होगा, ऐसा नहीं। तो क्या होता है जो भी यानी कि इसमें ठोस इसमें पदार्थ यानी कि बर्फ दिए हैं, जैसे ही इसमें ऊष्मा देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा यानी कि बढ़ेगा धीरे धीरे। तो जैसे 20 से -19 से यानी कि -18, 15 हुआ, 15 से 10 हुआ, 10 से 5, 5 से 1, 5 जैसे, तो क्या हुआ -0 डिग्री। जैसे ही -0 डिग्री पर ये -0 सेल्सियस पर आएगा यानी कि इसका जो मान होगा टेम्परेचर, ये क्या धीरे धीरे पारा यानी कि धीरे धीरे जैसे कि मतलब यहाँ 20 डिग्री है 20 डिग्री सेल्सियस, और मान लीजिए यहाँ 100 डिग्री है, धीरे धीरे क्या हुआ 0 डिग्री बीच में सेल्सियस। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा ये क्या कि क्योंकि इधर माइनस होता है उधर प्लस होता है सर, ठीक है, इधर माइनस है तो धीरे धीरे जैसे जैसे 0 पर एग्जैक्ट पहुँचेगा यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे पहुँचेगा ऊष्मा देने के बाद, ये क्या होगा जो जितना हम क्यों बहुत ऊष्मा क्यों ना दे, यानी चाहे जितना ऊष्मा देते देते थक जाएंगे आप, जितना वॉल्यूम क्यों ना ऊष्मा का बढ़ा दें यानी गर्मी दे देते, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से एक भी पॉइंट यानी कि एक भी ऊपर नहीं बढ़ेगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो है ठोस यानी कि जो बर्फ का जो टुकड़ा है छोटे छोटे, वो क्या करता है कि जो इसमें जो गर्मी जा रहा है यानी गर्मी जो जा रहा है तो क्या करता है अपने अंदर अवशोषित करता है। इसी को तो कहते हैं हम गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा यानी कि ऊष्मा को छिपाता है। जो बर्फ जो छोटा छोटा बच जाता है, ये क्या करता है जो भी गर्मी इसके अंदर जाता है क्या करता है अपने अंदर खींच लेता है। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं गुप्त ऊष्मा। जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस पर पहुंचेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर पारा का मान नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इसमें जो द्रव है यानी द्रव में जो बच गया यानी कि ठोस जो कि बर्फ है, वो क्या करता है जो गर्मी जा रहा है अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। जब तक ये पूरा लिक्विड में चेंज नहीं होगा ये पारा का मान नहीं बढ़ सकता। अगर पूरा द्रव हो जाए तो धीरे धीरे +1 +2 इस तरह क्या होगा धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी प्लस होना चाहिए। क्या होगा धीरे धीरे प्लस बढ़ेगा जब तक पूरा लिक्विड यानी कि पूरा लिक्विड में चेंज ना हो। समझ में आ गया कि आपको द्रव यानी कि द्रवनांक यानी कि द्रव से जो ठोस, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि जो ठोस से किस में चेंज हो रहा है? द्रव में। ठोस से यानी कि जो बर्फ है ठोस ही है ना, ठोस से इसमें क्या हो रहा है? द्रव हो रहा है। कि अवस्था यानी कि ठोस से अगर कोई पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाए तो उस बदलाव के अनुसार जो कण जो ऊष्मा को अवशोषित करता है, इसे क्या कहते हैं? द्रव की गुप्त ऊष्मा। यानी कि अवस्था परिवर्तन के दौरान जो पदार्थ वो ऊष्मा को अवशोषित करता है उसे क्या कहते हैं? द्रव की गुप्त ऊष्मा। अगर आपसे पूछ दें एग्जाम में कि मान लीजिए कि एक केजी बर्फ है, 1 केजी क्या है? बर्फ है। 1 केजी बर्फ का अगर पूछ दे कि गुप्त ऊष्मा कितना, यानी कि इतना को अगर हम आप मान लीजिए अगर पूछ दे कि एक केजी बर्फ है आपके पास, 1 केजी बर्फ को हम लिक्विड में चेंज करेंगे यानी कि पानी में अगर बनाएंगे तो क्या कितना गुप्त ऊष्मा का जरूरत होगा? तो देखिए कितना गुप्त ऊष्मा का जरूरत होगा इसमें, तो 3.347 × 10⁵ जूल प्रति क्या यानी कि केजी इतना होगा। यानी कि एक अगर पूछ दे कि एक केजी बर्फ या बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितना होगा? 3.347 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, इतना होगा अगर आपसे पूछे तब। तो ये इसमें यही होता है कि जो ठोस पदार्थ होता है यानी कि जो ठोस इसमें बच जाता है गर्म करने के दौरान, जो इसमें बर्फ जाता है वही क्या करता है? ऊष्मा को अवशोषित करता है, अपने अंदर खींच लेता है। इसीलिए क्या होता है जो 0 डिग्री से मान आगे नहीं बढ़ता। अगर यही जो पूरा लिक्विड में चेंज हो जाए, पूरा बर्फ अगर पानी बन जाए तो इससे आगे यानी +1 +2 पारा का मान बढ़ सकता है। जब तक वो लिक्विड यानी कि पूरा लिक्विड जो बर्फ है पूरा लिक्विड में चेंज नहीं होता तब तक इसका मान नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, यही होता है द्रव की गुप्त ऊष्मा। द्रव की गुप्त ऊष्मा। अब बात करते हैं बाष्पन की गुप्त ऊष्मा की। बाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है? सेम इसी तरह है ये भी।
तो देखिए इसमें भी एक फिगर छोटा सा पढ़ते हैं। फिगर तो काफ़ी जैसे गंदा दोसा हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझिए। बाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो पानी है अंदर बाष्प में परिवर्तित होता है, इसलिए बाष्पन की गुप्त यानी कि बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इसमें एक ठो बीकर लेनी है, बीकर लेनी, इसमें क्या लिक्विड पदार्थ, लिक्विड यानी जल इसमें भर दिए, जल में भर दिए हैं एक, यानी कि एक कोई छड़ की सहायता से, ठीक है, यानी कि सहायता से पकड़ लिया। इसके बाद जैसे कि इसमें क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, ऊष्मा इसमें दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं यानी कि आग लग रहा है। ऊष्मा देने के दौरान जैसे कि इसमें भी एक तो क्या लेनी है, इसमें भी एक थर्मामीटर लेनी है, थर्मामीटर लेनी है इसमें, यानी कि एक थर्मामीटर ले रही है, ठीक है, मान लीजिए एक थर्मामीटर लिए। आप ऐसे घर में भी आप प्रयोग इसे कर सकते हैं, यानी कि एक थर्मामीटर ले ले, थर्मामीटर तो मिल ही जाएगा, थर्मामीटर बर्फ़ का गोल बर्फ़ भी मिल ही जाएगा, और साथ गैस तो आपके पास होगा ही। ऐसे आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इसमें क्या करते हैं हम कि कोई जल लेते हैं, जल लेते हैं, ठीक है, जल लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, जल लेते हैं, ऐसे भी जल का है न क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन इसका लगभग जो सिंपल ही बात करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन पीने के लिए पानी हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की जितना मान होता है उतना हम पीते हैं। लेकिन क्या होता है गर्मी के दिनों में 20 से 30 तक पानी का मान, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ भी जाता है पानी, लेकिन ठंडा के मौसम में तो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये मान लीजिए इसमें क्या है, 20 डिग्री, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी लेते हैं, यदि इतना पानी लेते हैं 20 से क्या मान लीजिए 100 धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है, सब जैसे ज़्यादा लिख रहे हैं 20 डिग्री, इससे ये थर्मामीटर हम 250 सेंटीग्रेड का से 250 डिग्री सेल्सियस का हम थर्मामीटर ले रहे हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल है बाष्पन की गुप्त ऊष्मा में जो थर्मा का हम 250 डिग्री सेल्सियस का हम थर्मामीटर ले रहे हैं। 20 से 100 होगा, 100 ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो लिए हैं बाष्पन की गुप्त ऊष्मा में क्या लिया है, एक यानी कि कोई बीकर में उसमें जल ले लिए, जल में एक तो क्या क्या थर्मामीटर लाने जो कि 20 से लगभग 20 से 250 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस तक उसका यानी कि उतना तक है। आज इसको एक छड़ की सहायता से मदद से, नहीं एक छड़ की सहायता से उसमें क्या करते हैं, उसे सहायता से प्रयोग के लिए हम रखते हैं, प्रयोग के लिए रखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, गर्मी देते हैं, यानी कि ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा देने के बाद क्या होता है, इसमें गर्मी देने के बाद इसमें आप सिंपल सी बात है कि इसमें बाष्पन होगा ही, क्योंकि इसमें यानी कि क्वथन की क्रिया, क्वथनांक से क्या होगा, धीरे धीरे पानी गायब होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें पानी हम क्या करें, जैसे कि ऊष्मा दे रहे हैं, गर्मी का बढ़ा है, कि धीरे धीरे क्या होगा 20 से 30 जाएगा, 30 से 40 जाएगा, यानी कि धीरे धीरे जैसे कि हम टेम्परेचर का जैसे दे रहे हैं, गर्मी दे रहे थे, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ने का 50 जाएगा, 50 से क्या होगा 80 से 90, 90 से 100, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे क्योंकि पानी का मान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि उतना पर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा पानी, इसके पारा मान लीजिए पारा का मान जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा पारा का, ठीक है, जैसे ही 100 डिग्री पर सेल्सियस, इसमें क्या होगा कि आप कितने, इसमें भी फिर वैसा ही जादू देखने को मिलेगा, फिर वैसा ही जैसा कि इसमें देखें कि पारा का मान नहीं बढ़ा, चाहे कितना भी ऊष्मा दे रहे हैं, इसमें भी क्या होता है कि हम ऊष्मा बहुत सारा दे रहे हैं, ऊष्मा हम दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा देने के दौरान जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा कांटा, यानी कि इसको मान लीजिए इसका पारा का मान 100 डिग्री जैसे बढ़ने का 100 डिग्री पर जाएगा, हम कितनों भी ऊष्मा दे रहे हैं, गर्मी दे रहा है पानी में, क्या होगा, उसका मान चेंज नहीं होगा, यानी कि आगे पारा का मान नहीं बढ़ सकता, सेम यानी कि 100 डिग्री पर ही रह जाएगा। ये बोलिएगा ये कैसे हो सकता है, ऐसा ही होता है जादू, यही तो इसीलिए तो इससे क्या बोला, बस गुप्त ऊष्मा, यानी ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। जब तक यानी कि अब क्या होगा कि जब तक पूरा जो इसमें पानी है, लिक्विड पानी है, पूरा जब तक उड़ न जाए, जब तक ये पूरा उड़ न जाए, ये जो है जब तक पानी जितना इसमें है उड़ न जाए, इसका जो है थर्मामीटर का जो पारा है वो थोड़ा सा भी नहीं बढ़ जाएगा। जैसे पानी पूरा उड़ जाएगा, थर्मामीटर का मान बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी +1 +2, ठीक है, यही होता है, ठीक है। इसमें भी बाष्पन की गुप्त ऊष्मा में सेम उसी तरह। अगर पूछ दे आपसे, अगर आपसे ये पूछ दे कि हम क्या करेंगे, 1 लीटर है ना, 1 लीटर क्या है, हमको हमारे पास पानी है, 1 लीटर पानी को हम बाष्पन कराएंगे, तो अगर पूछ दे कि 1 लीटर पानी को बाष्पन कराए, तो जल का बाष्पन अगर पूछ देते इस तरह क्या होगा, 22.59 × 10⁻5 जूल प्रति किलोग्राम। अगर पूछ दे 1 लीटर पानी को अगर हम ऊष्मा यानी ऊष्मा नहीं बल्कि 1 लीटर पानी को हम
वाष्प बनाएंगे तो कितना, यानी कि जल का उस वाष्प कितना होना चाहिए, तो 22.59 गुना 10⁻5 जूल प्रति किलोग्राम। तो यही होता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यानी कि इसमें भी क्या हुआ, जादू दिखाया, जैसे ही इसमें जीरो हाँ, इसमें क्या हुआ कि जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पाएगा, इसका क्या होगा, यानी कि जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पाया, क्या हुआ इसमें कि पूरा ऊष्मा अवशोषित करने लगा। जैसे ही इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो क्या होगा, पूरा ऊष्मा को अवशोषित करने लगेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि आप देखेंगे ठोस से इसमें क्या हुआ, द्रव में चेंज हुआ। ठोस से यानी कि जो ठोस ही था, ठोस से द्रव में चेंज हुआ। लेकिन वाष्पन में क्या हुआ, ये द्रव से वाष्प में चेंज हुआ। द्रव से वाष्प में ही चेंज हुआ ना, द्रव से वाष्प में। ठीक है, इसमें क्या हुआ, द्रव से वाष्प में, इसलिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ऐसे ही कहेंगे। ठीक है, सेम इसमें यानी कि कोई भी द्रव अगर वाष्प में परिवर्तित हो जाए, उस प्रक्रिया के दौरान कण के द्वारा अवशोषित ऊष्मा को ही क्या कहेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, चलिए हम देखिए ठुल लिए हैं द्रव्यनांक और क्वथनांक, द्रव्यनांक है, हिमांक है। द्रव्यनांक यानी कि मेलिंग पॉइंट, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, द्रव्यनांक यानी मेलिंग पॉइंट। आप बात करते हैं हिमांक जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि जो द्रव्यनांक है, इसमें क्या होता है, एक ताप है, यानी कि ताप क्या है, ताप, यानी कि जिसका ताप, यानी कि मान लीजिए कि द्रव्यनांक का ताप, इसमें क्या होता है कि द्रव ठोस से द्रव में चेंज होता है। ठोस से क्या चीज़ में चेंज होता है, इसमें ठोस से द्रव्यनांक में ये कहते हैं कि एक दाब का मान है। ठोस से क्या होता है, द्रव में चेंज होता है, ठोस से द्रव में चेंज होता है। यही हिमांक यानी फ्रीजिंग, यानी फ्रीजिंग मतलब जमना, समझे, फ्रीजिंग मतलब जमना। यानी कि अगर इसमें क्या होता है, हिमांक का बात करते हैं, हिमांक में क्या होता है कि कोई अगर द्रव है, द्रव से ठोस में, फ्रीज में देखते हैं द्रव से कोई लिक्विड पर बर्फ कैसे जम जाता है। अगर यही द्रव्यनांक का बात करें तो इसमें क्या होता है, जो ठोस रहता है उसमें, यानी कि ठोस से द्रव में चेंज होता है। द्रव्यनांक यही है कि जो ठोस से द्रव में, जिसका दाब ठोस से द्रव में चेंज होता है। द्रव्यनांक हिमांक का बात करें तो इसमें क्या होता है, द्रव से ठोस में परिवर्तित होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हिमांक में क्या होता है कि द्रव से ठोस में चेंज होता है। अगर बात करते हैं द्रव्यनांक तो इसमें क्या होता है, ठोस से द्रव में चेंज होता है। सेम उल्टा, यानी कि इसमें ठोस से द्रव हुआ, इसमें क्या हुआ, द्रव से ठोस में हुआ, बस यही है। अगर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, बस लास्ट ही टॉपिक है, इससे आगे गुप्त ऊष्मा के बारे में आपको समझ में आ गया। इसमें द्रव की गुप्त ऊष्मा की बात करें तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, हम इससे आगे बात करते हैं। ठीक है, इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे हम इससे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे हम आगे बात करते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लाज्मा अवस्था। यहाँ थोड़ा सा बोर्ड आपको चमकता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, हम पढ़ देते हैं। यहाँ क्या है, प्लाज्मा अवस्था, यानी कि प्लाज्मा अवस्था के बारे में बात करेंगे कि प्लाज्मा अवस्था क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था। और दूसरा क्या है, दूसरा टॉपिक लास्ट टॉपिक है प्लाज्मा अवस्था। दूसरा क्या है, विषीय अवस्था। तो अवस्था हम लोग जानते हैं कि पदार्थ का अवस्था, ऐसे आप देखेंगे पदार्थ का अवस्था 3 ही होता है, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, 3 ही होता है ना, कैसा थोड़ी कि दूसरा। तो देखे थे 3 अवस्था देखे थे पदार्थ का, ठोस, द्रव, गैस। तो वैज्ञानिक लोगों ने जैसे कि 3 अवस्था को देखा तो चौथी अवस्था को खोजने का प्रयास करें। देखिए चौथी अवस्था भी मिला, पांचवी अवस्था भी मिला। इसे 5 अवस्था दिया हुआ, 5वीं अवस्था के बारे में हम आज बात करेंगे, बताएंगे 1-2 अवस्था और बारे में, यानी कि चौथी अवस्था, ये 5वीं अवस्था। तो प्लाज्मा अवस्था ये क्या है, चौथी अवस्था, यानी कि चतुर्थ अवस्था। ये जो प्लाज्मा अवस्था है क्या है, चतुर्थ अवस्था। ठीक है, चतुर्थ अवस्था, ये प्लाज्मा अवस्था के क्या कहेंगे, तो चतुर्थ अवस्था, यानी कि चौथी अवस्था है। ठीक है, अब प्लाज्मा अवस्था जैसे कि इसमें क्या हुआ, तो देखिए वैज्ञानिक लोगों ने पता लगाया कि 3 अवस्था, तो चौथी इन्होंने क्या किया, जैसे एक ट्यूब लिया, क्या लिया, ट्यूब जानते हैं, जैसे कि जो बल्ब जलता है ट्यूब, आप तो जानते होंगे ट्यूब, कहाँ ना जानते होंगे, ट्यूब देखे होंगे आप। ट्यूब को लिया, ट्यूब लेने के दौरान इन्होंने क्या किया, जैसे कि ट्यूब है ये, अरे यार ट्यूब नहीं बनता है, हाँ एक तो ट्यूब लिया। ट्यूब में क्या किया इन्होंने, यानी कि वैज्ञानिक लोगों ने इसमें क्या किया, इसमें गैस भर दिया, कोई भी गैस इसमें जैसे कि भर दिया। गैस को भरने के दौरान, यानी कि कोई भी गैस इसमें भर दिया, गैस को भरने के दौरान इसमें क्या हुआ, बहुत टेम्परेचर, यानी कि उच्च ताप मतलब समझे, बहुत ताप, उच्च ताप यानी कि बहुत टेम्परेचर से, इस गर्मी से बहुत दबाया, यानी कि बहुत इसे दिया गया प्रेशर। इसमें जो ट्यूब था इसमें क्या किया गया कि उच्च ताप, यानी कि बहुत टेम्परेचर था, तो उच्च टेम्परेचर यानी कि उच्च ताप देने के दौरान इसमें एक ट्यूब में तो क्या हुआ, यानी कि बहुत टेम्परेचर देने के बाद इसमें क्या हुआ, एक आयन जैसा परिवर्तित हुआ कि
आयन में परिवर्तित हो गया। क्या चीज़ में परिवर्तित हो गया? आयन में। जैसे इसमें कि उच्च ताप दिया यानी कि बहुत गर्मी देने के दौरान इसमें जो गैस का जो कण था यानी कि जो छोटे छोटे कण था वो क्या गया? आयन में परिवर्तित हो गया, आयन में परिवर्तित हो गया। तो इसी अवस्था के क्या कहेंगे? तो प्लाज्मा अवस्था बोलेंगे। प्लाज्मा अवस्था, आप प्लाज्मा अवस्था को देखे होंगे। प्लाज्मा अवस्था क्या होता है? देखिए सूर्य है ना, सूर्य को भी प्लाज्मा अवस्था कहेंगे। और बहुत सारा होटल में भी देखेंगे बाहर जैसा है बहुत जैसे कि देखने में अच्छा लगता है यानी कि बहुत क्वालिटी वाले की बहुत ज़्यादा रोशनी करता है, वो भी वो प्लाज्मा अवस्था के कारण ही करता है। होता क्या है? तो देखिए सूर्य के पास, क्योंकि उसके पास उच्च ताप यानी कि उच्च ताप, उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसको सूर्य के पास। और सूर्य के पास बहुत सारा गैस, ऐसा थोड़ी गैस नहीं होगा, वहाँ पे भी गैस है। तो वहाँ पे क्या होगा? जो कण रहता है जो उच्च ताप के कारण, तो वहाँ भी है ना आयन में परिवर्तित हो जाए। आयन में परिवर्तित होने के बाद वहाँ क्या करता है? रोशनी। यही इसीलिए सूर्य को हम प्लाज्मा अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, सूर्य को हम प्लाज्मा अवस्था कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उसके पास उच्च ताप यानी कि बहुत है, वो क्या करता है? उसके पास भी बहुत सारा धूल यानी कि गैस है, उसमें क्या करता है? उसी टेम्परेचर देने के दौरान उसमें क्या होता है? वो गैस आयन में परिवर्तित हो जाता है। आयन में परिवर्तित होने के बाद ही उसमें क्या होता है? लाइट यानी कि लाइट देता है। इसी क्या कहेंगे? सूर्य को हम प्लाज्मा अवस्था कह सकते हैं। इसे हम चतुर्थी अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, चतुर्थी अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक ठो भारत का थे, हमारे भारत का सत्येंद्रनाथ बोस जो कि भारत के थे। इन्होंने है ना बीसीय अवस्था के बारे में सबसे पहले भारत को बताया। बीसीय अवस्था के बारे में सबसे पहले जानकारी दिया कौन? सत्येंद्रनाथ बोस। इसीलिए इसे यानी कि बोस बी यानी कि ई आइंस्टाइन सी कंडस्टेंट। ठीक है, इसीलिए बीसीय अवस्था इसे कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसे बोस आइंस्टाइन कंडस्टेंट कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते थे। देखिए बीसीय अवस्था के बारे में हम बात करते हैं। बीसीय अवस्था में क्या हुआ कि जैसे कि इसमें अगर कोई ट्यूब लिया तो इसमें क्या किए जानते हैं कि हमारे सत्येंद्रनाथ जो कि भारत के थे, इन्होंने एक ट्यूब लिया। ठीक है, ट्यूब लिया, इन्होंने भी एक ट्यूब लिया। हमने क्या देखा कि प्लाज्मा अवस्था में जो भी गैस है, गैस को क्या किया जाए? बहुत टेम्परेचर देने के दौरान उसमें क्या होता है कि आयन परिवर्तन। लेकिन हमारे जो सत्येंद्रनाथ बोस थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जस्ट उल्टा। इन्होंने क्या किया? जो इसके अंदर जो गैस था ना, गैस उसको क्या किया? बहुत ठंडा यानी कि बहुत ठंडा कर दिया। लगभग नहीं बल्कि बोल सकते 2 गुना 10⁻⁷ इतना यानी कि ठंडा कर दिया। पर यानी कि 273 यानी कि 273 परम इसको क्या कर ठंडा यानी कि बहुत ठंडा। और याद रखिएगा कि 0 केल्विन बराबर परमताप शून्य, यानी कि 0 केल्विन को हम परम शून्य ताप भी कहते हैं। 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 2 गुना 10⁻⁷ इतना पर यानी कि क्या किया? ठंडा कर दिया, बहुत ठंडा, लेकिन बोल सकते हैं बहुत ठंडा। इतना ठंडा करने के बाद क्या हुआ? यहाँ है ना जो गैस था दूरी में, ये गैस क्या हुआ? एक अवस्था में आ गया, यानी कि सभी ने एक अलग अवस्था ले लिया, यानी कि एक जगह इकट्ठा हो गया, एक अलग अवस्था का निर्माण कर दिया, समझे? अलग एक कुछ। तो इसी को क्या कहेंगे? बीसीय अवस्था। बीसीय अवस्था में यही यानी कि इसमें सेम उसका उल्टा हो, यानी कि इसमें क्या गर्मी देने के बाद वो आयन में परिवर्तित हो गया। और बीसीय अवस्था में क्या हुआ कि इसे ठंडा पूरा कर दिया गया सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा, यानी कि और इसको आइंस्टाइन जो थे वैज्ञानिक वो भी इनका मदद किए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? जो पूरा ठंडा कर दिया। ठंडा करने के बाद यहाँ क्या एगो इकट्ठा हो गया, यानी कि बोल सकते हैं एक अलग अवस्था जैसा कि इसमें निर्माण हो गया था। ठीक है, जो कि कब किया था? तो 1920 में। क्योंकि 1920 में भारत तो आज़ाद नहीं था, उस समय गुलाम था उतना, यानी कि तो जो सत्येंद्रनाथ बोस था ये सब आइंस्टाइन का हमारे भारत का ही थे, तो उतना इन लोगों को भाव मतलब बोल सकते इतना है न, इन लोगों को मान्यता नहीं था इन लोगों को। इन्होंने थ्योरी दिया यानी कि बताया था, मान लिया कि हाँ ये 5वीं अवस्था इसे, तो इसीलिए हम सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा अगर बोल सकते हैं बीसीय अवस्था को हम 5वीं अवस्था भी कहते हैं। 5वीं अवस्था, इसे 5वीं अवस्था, बीसीय अवस्था को 5वीं अवस्था कहते हैं। और प्लाज्मा अवस्था को चतुर्थी अवस्था, 3 अवस्था पहले से उपलब्ध है, ठोस द्रव गैस। तो देखिए इसके बाद में है ना 3 गो अमेरिकी वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या किया कि इसको है ना जैसे कि जो इतना तक जो करके गए, इसके बाद इसमें जो पदार्थ है कि जो अलग तरह का जो बना आया अवस्था, तो इनको प्राप्त करने में सफल भी 1991 में लगभग ऐसा हुआ, यानी कि प्राप्त तो गलती भी हो सकता है, नहीं कंफ्यूज भी हो सकता है, 1991 हो सकता है, नहीं भी हो डेट वगैरह, लेकिन आप समझ लीजिए कि 3 गो अमेरिका वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने इनको प्राप्त करने में सक्सेसफुल यानी कि
सफलता पाने पर प्राप्त करें। तो बीसीय अवस्था आपको क्लियर हो गया, अगर समझ में आ गया आपको। सत्येंद्रनाथ बोस जो कि बोस आइंस्टाइन कंडस्टेंट ने बीसीय अवस्था के बारे में यानी कि भारत को सबसे पहले बताया। और 0 केल्विन बराबर परम शून्य ताप होता है, और यानी कि 220 में सत्येंद्रनाथ बोस ने भारत को सबसे पहली बार यानी कि बीसीय अवस्था के बारे में बताया, यानी कि 5वीं अवस्था के बारे में। और 2 गुना 10 माइनस 7 यानी कि इतना टेम्परेचर, इतना शून्य, इतना कम टेम्परेचर पर क्या किया उसको यानी कि पूरा ठंडा कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें जितना इसमें गैस था तो एक जगह आके यानी कि सामूहिक रूप में जमा हो गया, जो कि अलग अवस्था का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे क्या कहा गया, बीसीय अवस्था कहा गया। तो देखिए इतना तक तो आपका जो चैप्टर है यानी कि केमिस्ट्री का खत्म होता है, 9th क्लास का क्लोज यानी। ठीक है, तो हम इसके आगे हम हो सकता है बायोलॉजी का स्टार्ट करें या सोच रहे हैं फिजिक्स का स्टार्ट करें। ठीक है, हम फिजिक्स का चैप्टर हम लेके आएंगे। अगर आपने इससे पहले हमारा वीडियो नहीं देखा तो आप जो भी जैसे कि टॉपिक यानी कि चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री का देखना चाहते हैं तो केमिस्ट्री 9th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और पार्ट जो भी यानी कि 1, 2, 3 इस तरह 5 पार्ट में यानी कि इस चैप्टर 1 को यानी कि डिवाइड किया गया है। तो चैप्टर का नाम, पार्ट और बाय रंजीत सर कीजिएगा, आपको सर्च तो पूरा टॉपिक आपको मिल सकता है, मिल जाएगा बल्कि देखने के लिए। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, ताकि हमें भी बहुत खुशी हो। ठीक है, तो आज प्लाज्मा अवस्था के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बीसीय अवस्था जो कि बहुत ही ऐसी प्लाज्मा अवस्था में देखिए तो टीवी भी प्लाज्मा का आता हुआ, तो उसमें कि प्लाज्मा अवस्था के कारण बीच में कि पीछे या क्या होता है, वायर लपटा हुआ होता है, वायर लपटा हुआ रहता है। अब वायर लपटने होने के वहाँ जैसे कि क्या होता है, ट्यूब होता है, ट्यूब में गैस हो रहता है, और गैस के कारण गैस जो होता है तो जो पीछे जो वायर लपटा हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि देखिए एगो आता है टीवी, प्लाज्मा टीवी आता था, तो पीछे क्या आता है, वायर लपटा हुआ था, वायर लपटा हुआ रहता है। तो यहाँ क्या होता है, एक तो ट्यूब होता है, एक तो ट्यूब होता था। तो ट्यूब क्या होता है, यानी कि वायर जो लपटा हुआ तो वायर उसके टेम्परेचर यानी कि गर्मी आता था, उसके कारण क्या होता है, वायर जो इसमें ट्यूब है, इसमें ट्यूब में जो गैस है वो क्या होता है, आयन में परिवर्तित हो जाता है, उच्च ताप मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये आयन परिवर्तित होने के बाद ये क्या होता है कि चमकीला यानी कि सफ़ा दिखाई पड़ता था जो प्लाज्मा टीवी आता था। तो ऐसे भी बॉल भी आता था, लिथियम हीलियम का ये सब बॉल भी आता है, जो कि प्लाज्मा अवस्था के कारण ही जैसे कि चमकीला, और अलग अलग भी बॉल भी बहुत सारा देखे हैं, यानी कि वो होटल वगैरह में लगाया जाता है। तो देखिए हम इतना तक रहने देते हैं आज, और अगर हम इससे बारे में बात करेंगे तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा से पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है।